नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहाद। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट से 2 बड़ी अहम खबरें आई हैं और इसको उनके लिए बड़े झटके के तौर पर कहा जा सकता है। एक है वक्फ कानून को लेकर और दूसरा है एसआईआर को लेकर। वक्फ कानून की अगर हम बात करें तो वक्फ कानून पर जिस तरह से अंतरिम रोक लगाई गई है, 3 महत्वपूर्ण जो प्रावधान थे, जो कानून में थे वक्फ के, उनमें से 3 पर रोक लगा दी है और ये एक तरह से जो याचिकाकर्ता थे, जो मुस्लिम पक्ष है, उसने अपनी जीत के तौर पर वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये अच्छा फैसला है, अंतरिम ही सही, लेकिन राहत की सांस उन्होंने ली है। उन्होंने ये कहा है कि सरकार जिस तरह से एक तरह से इन तमाम मामलों पर अपनी मनमानी कर रही थी, उस मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो 3 प्रावधान जिस पर रोक लगाई गई है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है, जिसको लेकर लगातार संशय, डाउट लगातार बना हुआ था। ये भी डाउट बना हुआ था कि वो लोग जो वक्फ करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर, वो उनके मन में एक तरह का ये डाउट पैदा हो गया था कि वो वक्फ अगर करेंगे तो क्या वाकई में वो वक्फ रह भी पाएगी, और जिन लोगों ने वक्फ अपनी प्रॉपर्टीज कर दी है अल्लाह के नाम पर, क्या उन वो प्रॉपर्टीज जो हैं वो वाकई में जिस मकसद के लिए की गई हैं और वक्फ क्या फिर वो रह पाएंगी। ये तमाम तरह की चीजें थी जिसको लेकर आज हम कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला, एक अंतरिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। वक्फ का जो कानून था, उसमें था कि बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स नहीं रह सकते हैं। जब सरकार ने संशोधन किया, तो संशोधन करके सरकार ने कहा कि कम से कम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स जो हैं, वो अनिवार्य होंगे। इसको लेकर ये डाउट था कि वो बीजेपी के, आरएसएस के, किसी के भी इस तरह के मेंबर जो हैं हो सकते हैं। आखिर ये किस मंशा के साथ इसको अनिवार्य किया गया है? अब कोर्ट का आदेश आया है, कोर्ट ने ये कहा है कि केंद्र में 4, यानी कि जो केंद्रीय बोर्ड है वक्फ का, उसमें 20 मेंबर्स में से 4 और राज्य के जो 11 होते हैं, उनमें से सिर्फ 3 ही अब गैर मुस्लिम हो सकते हैं। यानी कि सरकार ने जो अनिवार्य किया था, उस अनिवार्य पे से उन्होंने रोक हटा दी है और ये कह दिया है कि 4 से ज्यादा नहीं होंगे और 3 से ज्यादा नहीं होंगे। इसके अलावा जो ये कहा गया था कि वक्फ जो करेंगे, यानी कि मैं अगर वक्फ करना चाहती हूँ अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर, तो मुझे 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी है। ये पाबंदी लगाई गई थी और प्रैक्टिसिंग साथ में लगाया गया था। ये तो आस्था का विषय है, इसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल हुआ। तो अब कोर्ट ने कह दिया है कि अब ये अनिवार्य नहीं है और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक सिस्टम तय नहीं करता, तब तक इस पर रोक लगा दी गई है। यानी कि अगर मैं अब वक्फ करना चाहती हूँ या आप अगर अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करना चाहते हैं, तो आपको 5 साल तक मुसलमान होना, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। इसके अलावा वक्फ प्रॉपर्टी का जो वेरिफिकेशन है, ये सबसे विवादास्पद प्रावधान है, जिसमें कहा गया था कि कलेक्टर की जो रिपोर्ट है आने तक वक्फ जो है वो संपत्ति नहीं रहेगी। अब आप ये सोचिए कि कोई भी घर है, दुकान है, कोई मदरसा है, मस्जिद है, कोई इंस्टीट्यूशन है, अगर उस पर किसी ने कोई डिस्प्यूट कर दिया, मानिए कि कलेक्टर ने कह दिया कि नहीं, ये प्रथम दृश्य जो है वो नहीं लग रहा और इस पे किसी तरह का एक तरह से इंक्रोचमेंट किया गया है, और वो कह दे कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक ये प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ नहीं रहेगी। अब आप ये सोचिए कि किस तरह से पुलिसिया राज एक तरह से लाने की और कलेक्टर राज एक तरह से थोपने की वक्त पर कोशिश ये थी, पूरी की पूरी मंशा थी, कोशिश ही नहीं कि आप हर गली नुक्कड़ पर एक तरह का डिस्प्यूट पैदा कर दें और उसके बाद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके किस तरह से मुसलमानों को पूरी तरीके से हाशिए पर किया जाए और उनकी प्रॉपर्टी जो है वो हड़पी जाए, इसी तरीके से इसको देखा जाए। अब ये कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वक्फ ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट इसमें तय करेगा, यानी कि कलेक्टर या फिर कोई अधिकारी जो है, जो उसको अथक पावर दे दी गई थी, वो पावर्स एक तरह से हम कह सकते हैं कि उससे छीन ली गई हैं और अब ये ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट ही तय करेगा। तो इसको बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। और इससे पहले मैं आऊं एसआईआर पर, क्योंकि एसआईआर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण बात आज कही है। अब अगली सुनवाई इसको लेकर 7 अक्टूबर को होनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि इमरान प्रतापगढ़ी ने
वक्फ को लेकर, क्योंकि वो भी पिटिशनर है, वन ऑफ द पिटिशनर थे वो, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप सुन लीजिए जरा। संशोधन कानूनों पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है, मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देखता हूं। जिस तरह से संसद में कानून ला करके वक्फ की संपत्तियों को लूटने की साजिश सरकार ने की थी, माननीय उच्चतम न्यायालय उस मंशा को समझ रहा है। आज के फैसले में जो कुछ बिंदुओं पर अंतरिम रोक उच्चतम न्यायालय ने लगाई है, वो दर्शाता है कि सरकार की साजिश और सरकार की मंशा इस कानून को, इस अमेंडमेंट को लाने के पीछे जो है, उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने समझा है। ये जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला जो एक पॉइंट था, उस पर रोक लगाना या फिर कलेक्टर राज पे रोक लगाना, ये दर्शाता है कि ये एक बड़ी जीत है और ये अंतिम फैसला तो नहीं है, लेकिन अंतरिम फैसला जरूर है और ये राहत है उन तमाम याचिकाकर्ताओं के लिए। मैं चूंकि खुद याचिका करता रहा हूं, मैं संसद में भी इस मुद्दे पर लगातार लड़ता रहा हूं, सड़क पर भी लड़ता रहा हूं और माननीय अदालत की चौखट पे भी लड़ रहा हूं। तो मुझे खुशी है कि कोर्ट ने आज हमें एक राहत दी है, एक अच्छा फैसला सुनाया है। आगे ये लड़ाई जारी रहेगी। सरकार को हम उसकी साजिश में, वक्फ की जमीनों को लूट करके धन्ना सेठों को देने की साजिश में, हम सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी ने कही है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उनको लूट कर धन्ना सेठों को देने के उनकी सरकार के मकसद में हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे और ये एक तरह से एक फौरी जीत जरूर है। हालांकि ये अंतरिम फैसला है, अंतिम फैसला नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं जो महत्वपूर्ण जो प्रावधान थे उन पर रोक लगा दी है और ये राहत की बात है और ये मुस्लिम समुदाय भी इसको एक राहत के तौर पर देख रहा है, एक जीत के तौर पर देख रहा है। एसआईआर पर मैं आती हूँ। एसआईआर को लेकर भी आज सुनवाई हुई है और इस सुनवाई में जो सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम ये मानकर चलेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम इसको देखेंगे। अगर बिहार में एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। अगर ये संवैधानिक मूल्यों पर खरा नहीं उतरता है, अगर इसमें अवैधता पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। ये कहना था आज सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि जो भी चीजें, जो भी नियम बिहार में एसआईआर में लागू होते हैं वही पूरे देश पर भी होंगे। ये सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि अगर आधार कार्ड को, क्योंकि आज फिर से ये कहा गया, क्योंकि एक और पिटिशन जो है वो लगाई गई थी और वो लगाई गई थी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उनकी तरफ से, और उन्होंने कहा आधार कार्ड को जो सुप्रीम कोर्ट ने मान्य कर दिया है उस पर उन्होंने सबसे बड़ी आपत्ति जताई और वही घिसी पिटी दलील है कि लाखों की तादाद में रोहिंग्या मतलब मुसलमान जो है वो बिहार में है और अगर हम आधार कार्ड को वैध दस्तावेज के तौर पर मान लेते हैं एसआईआर की इस प्रक्रिया में तो इससे बहुत नुकसान होगा। जो लोग इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनको एक तरह से ही अधिकार मिल जाएगा। ये दलीलें फिर से जो है वहां सुप्रीम कोर्ट में दी गई, लेकिन उस तरह की किसी भी दलील को फिलहाल नहीं माना गया है। कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि बिहार एसआईआर पर टुकड़ों में राय नहीं वो दे सकती है। उसका अंतिम फैसला केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एसआईआर पर लागू होगा। अब मामले की अगली सुनवाई जो है वो 7 अक्टूबर को होनी है। इससे आप इसे इस तरह से समझिए कि अब जो ये माना जा रहा था कि नवंबर तक, जो क्योंकि लास्ट डेट है नवंबर की जहां पर असेंबली जो है वो भंग होनी है और चुनाव होने हैं, वो अब साफ तौर पर लग रहा है कि अगर 7 अक्टूबर तक ये फिर से इस पर सुनवाई होगी, यानी कि 1 अक्टूबर को जो फाइनल लिस्ट आनी है उस पर तो रोक नहीं लगाई है, वो लिस्ट तो आएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको लिस्ट को वो देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये जरूर है कि बिहार का चुनाव आगे बढ़ता हुआ, टलता हुआ जरूर नजर आ रहा है, जिस तरह से तारीख पे तारीख इस पर लग रही है। तो ये साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों ऑर्डर से सरकार को बड़ा झटका जो है वो लगा है और आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ फिलहाल अरुण अग्रवाल जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। बहुत इस्तकबाल आपका अरुण जी कार्यक्रम में। और मेरे साथ रविंद्र शिरोन भी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं।
और बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। क्योंकि शुरुआत मैंने वक्त से की है, इसलिए शुरुआत में रविंद्र जी आपसे करना चाहूंगी। आज जो ये सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रावधानों पर रोक लगाई है, इसे मुस्लिम पक्ष जीत के तौर पर देख रहा है। इसे कांग्रेस भी एक तरह से जीत के तौर पर ही इसको देख रही है और ये कह रही है कि सरकार की जो मंशा थी, उस पर कहीं न कहीं रोक लग गई है। और मैं इससे पहले आप इसका जवाब दें, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे का जो एक ट्वीट है, वो ज़रूर यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगी। उन्होंने ये कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने अंतरिम आदेश में साफ कर दिया है कि अल्पसंख्यकों के हक और अधिकार की हिफाजत की जाएगी। वही मकसद जिसके लिए विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है। भाजपा एक ऐसा फिरका परस्त कानून थोपना चाहती थी, यानी कि सांप्रदायिक कानून थोपना चाहती थी, जिसका मकसद सिर्फ नफरत भड़काना और उन मसलों को दोबारा जिंदा करना था जिन्हें मुल्क ने बहुत पहले हल कर लिया था। कांग्रेस पार्टी पर हिंदुस्तानों के जो हिंदुस्तानी है उनके हक और इज्जत की रक्षा करने की पूरी मजबूती से कांग्रेस पार्टी जो है वो खड़ी है, बिना किसी डर या पक्षपात के, जैसा कि हमारे संविधान में लिखा है। तो ये पूरी तरीके से उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और एक तरह सरकार की यहाँ पर पोल खोल के रख दी है। आपकी पहली प्रतिक्रिया रविंद्र जी। जी नमस्कार। आपको भी नमस्कार, अरुण जी को नमस्कार और सब दर्शकों को भी। देखिए बुशरा जी, ये जो था पूरा एक किस्म से ध्वस्त हो गया है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी जिस मकसद से कानून को लेके आई थी, वो मकसद खत्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी का मूल उद्देश्य जो था वो इस कानून को जिस तरह लागू करना था और जिस तरह से सोसाइटी के भीतर विरोध पैदा करना, ध्रुवीकरण करना था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक किस्म से लगाम लगा दी है। एक बात। दूसरा, ये अंतरिम आदेश है, अभी इस पर फाइनल आदेश आना बाकी है। तो अंतरिम आदेश में जो मुख्य 3 बिंदु थे, जो सबसे ज्यादा विवादित थे, जिन पर सबसे ज्यादा विवाद था, उन तीनों मुद्दों पर जो याचिका पक्ष की डिमांड थी उनको मान लिया गया है और यही सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि असल में ये संवैधानिक है या नहीं है, ये तो अभी तय होना बाकी है। अब डीसी को जो पावर दी थी, डीएम को, वो सबसे ज्यादा विवाद का कारण था कि अगर जो व्यक्ति सरकार के मातहत काम करता है या सरकार का हिस्सा है, वो व्यक्ति भला कैसे ईमानदारी के साथ अपना काम कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को सही माना कि वो व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा और इसलिए उनको वहां से उस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले का प्रावधान था ट्राइब्यूनल को जाने का, वो प्रावधान जारी रखा है और ट्राइब्यूनल का जो मामला आएगा उसको फिर हायर जुडिशरी में उसको आप अपील कर सकते हो, उसको जारी रख दिया। दूसरा, जो प्रावधान इसमें किया गया था, डीसी के अलावा 5 साल का जो प्रावधान है कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा, उसको भी खत्म कर दिया है। तो जो इम्पोर्टेंट जो मसले थे, जो विवाद का कारण बने हुए थे, उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो कानून है वो 1900 चला आ रहा है, उसके बाद मैंडेटरी किया गया, तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट उस पर खामोश है। लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 अलग अलग फैसलों में बहुत महत्वपूर्ण जो बात कही वो यही कही है कि उनको लगता है कि जो कानून संसद से पास हुआ है, संसद की ये विजडम है कि वो संवैधानिक ही होगा, लेकिन जब तक हम लोग उसको पूरी कसौटी पर खरा ना उतार लें संविधान की नियत, तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते कि असंवैधानिक। मुझे लगता है यही एक सही तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी संस्था को किसी भी मामले में अपना आदेश देना चाहिए। वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही आज जब चुनाव आयोग का विषय आया कि भाई हमें लगता है कि चुनाव आयोग अपना काम ठीक कर रहा होगा, क्योंकि चुनाव आयोग का मैंडेट यही है कि ठीक काम करे, और अगर चुनाव आयोग गलत काम करता हुआ मिला तो हम इस पूरी प्रक्रिया को सिरे से निषेध कर देंगे, खारिज कर देंगे। तो ये दोनों बातों में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। और वक्फ वाला जो कानून है वो ये तो हुआ सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। अब इसके पीछे की जो इसके पीछे जो राजनीति थी, उस राजनीति में बीजेपी के लिए एक बड़ा भारी सेटबैक ये माना जा रहा है, क्योंकि जिन इलाकों में अब इलेक्शन आना है बुशरा जी, चाहे बंगाल का चुनाव, अगले 6 महीने में 6 प्रदेशों में चुनाव है, आप जानती हैं, बिहार, बंगाल, आसाम सबसे महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, और उसके अलावा केरला और तमिलनाडु और पुडुचेरी, इन 6 राज्यों में जो 6 महीने में चुनाव आएगा, उनमें बीजेपी का एकमात्र मकसद यही था कि किसी तरीके से इस कानून को पास करके और जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको धार दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब यह तय हो गया कि इस कानून को, वैसे तो कानून लागू करने से इनकार नहीं किया गया है, लेकिन
ये तो तय हो ही गया कि जब इसके मूल प्रावधान, मुख्य प्रावधानों को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो अब सरकार किस मुंह से इस कानून पर आगे बढ़ेगी। और ये बात तो सरकार खुद भी कह चुकी थी कि वो जो गैर मुसलमान है उनको सीईओ नियुक्त नहीं करेगी, फिर नियुक्ति पर बचेगी। तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सही साबित कर दिया कि सीईओ या 3 से ज्यादा लोगों को आप बोर्ड में नियुक्त नहीं कर सकते हो। तो सरकार के लिए बड़ा सेटबैक है, बीजेपी की जो पॉलिटिक्स थी उसके लिए बड़ा सेटबैक है। और जो ओपोजिशन की राजनीति थी, ओपोजिशन जिस मुद्दों को लेकर चल रहा था या संविधान की जो बात कर रहा था, उन मुद्दों को एक बार फिर से सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। और हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बचाने के लिहाज से ही महत्वपूर्ण फैसला है। और जिस तरीके से इस कानून को लेके भी आया गया था, जिस तरीके से ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट में इसको भेजा गया, वो तरीका ज्वाइंट कमेटी के अंदर फिर जिस तरह की बहस हुई थी, आनन फानन में इस मुद्दे पर चर्चा की गई, किसी भी विपक्ष के सांसद का जो सजेशंस थे उनको नहीं लिया गया, उनको लिया नहीं गया, ये भी बड़ा अपने आप में बड़ी हैरानी की बात थी। और रिपोर्ट जब पेश कर दी गई स्पीकर के सामने, तब भी उनको नहीं ऐड किया गया था। बाद में विपक्ष ने जब विरोध किया, तब जाके उनकी जो डिसेंट नोट था उसको एनेक्शर में लगाया। तो तमाम जो पूरी घटनाक्रम हम लोग देखेंगे, इसमें सरकार इस बात की तरफ, बीजेपी इस बात की तरफ इशारा करती हुई थी कि किसी तरीके से भी इस कानून को हम लोग पारित करें। बिहार, बंगाल जैसे सेंसिटिव स्टेट्स का जब इलेक्शन आएगा, तब हम लोग इसमें कुछ इस तरह के तरतीब करेंगे कि जिससे कि ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको हवा दी जाए और उसका सीधा फायदा हम लोगों को चुनाव में हो। लगता है सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी जो प्लानिंग थी उसकी कहीं ना कहीं हवा निकाल दी है। और जब इस पर और बहस होगी, जब इस पर और फैसला आएगा, मुझे लगता है और इसका जो स्थिति है बिल्कुल साफ हो जाएगी। और ये बात फिर से तय होगी कि भाई भारत की जो परंपराएं हैं, भारत की जो गंगा जमनी तहजीब है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। और उसी को रखने वाला, उसी को कायम रखने वाले जो कानून हैं वही संविधान सम्मत हैं, और उन्हीं कानूनों को सुप्रीम कोर्ट इजाजत भी देगा। जी बुशरा जी, बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात आपने कही है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण आने वाला चुनाव बिहार का है, बड़ी पॉपुलेशन है वहाँ मुसलमानों की, और ऐसे में जिस तरह की सियासत लगातार की जा रही है, एसआईआर में भी एक तरह का सांप्रदायिक कार्ड जो खेला जा रहा है, ये बताकर कि सबसे ज़्यादा जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं सीमांचल के इलाकों में हैं, रोहिंग्या वहाँ बड़े पैमाने पर हैं। ये सब आप ये देखिए, एक तरह की पूरी पटकथा जो है वो तैयार जो की जाती है इलेक्शन से पहले, वही करने की कोशिश। बंगाल में तो आपको पता ही है कि वहाँ पर किस तरह से प्रधानमंत्री जाकर क्या कुछ बोल चुके हैं, और आसाम में तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ तो हेमंत बिस्वा शर्मा खुद वहाँ पर विराजमान है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि इस पर जिस तरह से सरकार, जैसे ट्रिपल जो तलाक थी उस पर एक तरह से उन्होंने कहा कि देखिए मुसलमानों के लिए हम लेकर आए, वक्त पे भी कहा कि मुसलमानों के लिए हम उनके लिए लेकर आए हैं, जो दबे कुचले मुसलमान हैं, जो यतीम हैं, जो बेवा हैं, उनके लिए हम लेकर आ रहे हैं। अरे भाई, अगर ऐसा है तो वही मुसलमान पे विरोध क्यों कर रहे हैं? उसी तरीके से ट्रिपल तलाक कानून पर क्यों महिलाओं ने आकर बाहर जो है विरोध किया था? जिनके लिए आप बना रहे हैं, जिनके हितैषी बने, उनसे पूछ तो लीजिए कि वो चाहते भी हैं कि नहीं, कि आप उनके हितैषी बने कि नहीं। तो वो एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन अरुण जी के पास में आऊंगी। अरुण जी, ये वक्त पर तो हमने बात की, लेकिन एसआईआर को लेकर आज जो टिप्पणियां हुई हैं, एसआईआर को लेकर जो बात की गई है, और अश्विनी उपाध्याय ने वही रोहिंग्या वाला जो बात, आपको पता ही है कि वो किस लिए जाने भी जाते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, और वही तमाम बातें उन्होंने कही। यानी कि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो आधार कार्ड को वैलिड किया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और एम्फेसिस किया है इस पर, वो चुभ रहा है बीजेपी को। नमस्कार बुशरा जी। वो बीजेपी को वो चुभ रहा है, या मतलब ये साजिश किए हुए हैं कि हम आधार को उससे निकाल लें? असल में इन लोगों की ये मजबूरी है कि जो अभी जो कानून है उसके अंदर में जो सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 है, उसके अंदर में एक वोटर को ये हक दिया हुआ है कि अगर वो आधार वहाँ पे वो करता है, दिखाता है और फॉर्म भरता है, तो उसको जो है आपको मानना पड़ेगा कि ये वोटर है, जब तक आप उसका आधार ये ना दिखा पाए कि आधार फर्जी है। ये कानून में लिखा हुआ है। अब इन लोगों को मनमानी करनी है। इन लोगों को जो ये पहले
से चुनाव में रिगिंग कर रहे थे, वोट काट और वोट जोड़ के, जिसको कि राहुल गांधी ने पकड़ लिया या उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो कर दिया। तो ये जो इनके बीएलओ और बीएलए, भाजपा के बीएलए आप समझिए पन्ना प्रमुख, पैसे वगैरह दे के जो इलेक्ट्रल रोल को मैनिपुलेट करके चुनाव जीत रहे थे, तो वो जब देखा कि पॉसिबल नहीं है तो चुनाव आयोग ने कहा कि आओ, तुम नहीं अगर कर सकते हो तो मैं ही करता हूं। तो जैसे आप समझिए कि आरएसएस का पन्ना प्रमुख है, वो उसका लोअर लेवल में है, वैसे ही अमित शाह का जो पन्ना प्रमुख है, जो उनके साथ काम किया है, वो ज्ञानेश कुमार है, क्योंकि वो उन्हीं के मतलब कि जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और बाद में सेक्रेटरी काम किए। तो उन्होंने कहा कि हम करते हैं इस काम को। तो इस काम को करने के लिए एक ही उपाय था। देखिए, अगर आपको चोरी और चोर को पकड़ना है तो उल्टा देखना पड़ेगा। तो उनका एक ही उपाय था कि हम जो है स्पेशल रिवीजन करें, और स्पेशल रिवीजन के नाम पे पुरानी जो इलेक्ट्रल रोल है उसको हम जो है कूड़ेदान में डाल दें और उसके जगह एक नए इलेक्ट्रल रोल को ले आए। तो अभी आप देखेंगे, अभी तो जो क्या कहते हैं, प्रेस में या यूट्यूब में या सोशल मीडिया में जो भी आ रहा है वो तो वोट काटने वाला आ रहा है कि देखिए हम यहीं पे हैं, हमको दिखा दिया शिफ्टेड, देखिए हम जिंदा हैं, हमको दिखा दिया मरा हुआ। तो ये जो उन्होंने मतलब कि उन लोगों का वोट काटने का जो 65 लाख जो उन्होंने कोशिश करी कि जो भाजपा को वोट नहीं देने वाले थे, तो उसमें चूंकि वो लिस्ट जो है डिटेल में आ गई और लाइमलाइट में, तो उसमें कुछ लोग जो है वापस इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये उनका पहला प्रयास था। ये आज तक उन्होंने नहीं बताया कि ये लिस्ट जो है काटने वाली कहाँ से आई, किसने सपना देखा। लेकिन जो और बड़ा खेला हो रहा है वो वोटर एडिशन का हो रहा है, जिसको कि मतलब कि लोग ना वहां पे कोर्ट में उठा रहे हैं, ना उठा सकते हैं, ना उसका अभी प्रमाण मिल रहा है, क्योंकि ये इनकी एक टीम बनी हुई है पूरी, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाती है और दो तरह से वोटर मैनिपुलेशन करती है। क्या तो खुद जो फर्जी वोट इलेक्ट्रल रोल में इंक्लूड करते हैं उसके ऊपर ये जो है फर्जी लोगों को लगा के वोट करा देती है, और वो अपना जो भी पैसा देना होता है प्रिसाइडिंग जहाँ जो, क्योंकि देखिए जो बूथ ऑफिसर है उसकी भी पॉलिटिकल एलिजेंस है। वो तो ऐसा नहीं है ना कि कोई ऐसा विशेष व्यक्ति बनाओ कि जिसको एकदम पॉलिटिकल न्यूट्रल है, कागज पर उसको न्यूट्रल होना है। आप तो जजों को भी देखते हैं, एक संजीव खन्ना ही थे जो उन्होंने कहा कि जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो हम अपने रिलीजन को और हम अपने बिलीफ को वो सब भूल जाते हैं। बाकी लोग तो ये बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो रोज रोज देख रहे हैं कि जो कुर्सी पर बैठे हैं अपने रिलीजन को भी लेके बैठते हैं और उसी तरह से जो है वो करते भी हैं। तो यहाँ पे वो वोटर एडिशन का ये अभी आवेगा कि मान ले जो जो क्या कहते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज, जो बर्थ रेट है बिहार 2.5% है, तो उसके मुताबिक 5 साल के अंदर में मान ले कि 1000 का पॉपुलेशन है, तो उसमें जो बढ़ोतरी होनी चाहिए जो बर्थ रेट के हिसाब से, वो आप समझिए कि 2.5 इंटू 5 12 या 15 या जो भी उसका एक फिगर आए उतनी होनी चाहिए। लेकिन ग्राउंड पर यह देखा जा रहा है कि उससे ज्यादा, दुगुनी ज्यादा जो है वोटर लिस्ट में ऐड नाम किया जा रहा है। तो ये जो है, और इसका आप कोई प्रमाण कर नहीं पाएंगे, तो ये जो बढ़ाया जा रहा है इससे जो है अब ये इलेक्शन कमीशन का नाम खाली कमीशन एजेंट कर देना चाहिए, क्योंकि ये भाजपा के कमीशन एजेंट हो गए। तो उससे ये वोटरों का जो है एडिशन करेंगे, जो कि जब क्या तो उस पर बोकस वोटिंग होगी, वो नहीं होगी तो जब चुनाव बंद हो जाएगा तो इनको जो मालूम है उससे जो है ये अंत में
दरवाजे को बंद करके और ईवीएम को पैक करने के पहले जो है वोट छाप के, जो आप देखते हैं कि 5 बजे का जो फिगर 6 बजे का आता है, उसके बाद 5% 7% जो बढ़ाते हैं, ये सब मैनिपुलेटेड वोट्स होते हैं। तो एक दूसरे से मिलेंगे और वीडियोग्राफी गायब हो जाएगी। वो कहते हैं कि भाई हम क्या बहुत क्रूशियल, जारी कर बहुत सकते महत्वपूर्ण हैं। बात आप यहाँ अरुण जी कह रहे हैं। अरुण जी, दो चीजें मैं यहाँ पर ऐड करना चाह रही। अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि अगर गड़बड़ी अगर हो रही है और इसको हम देखेंगे, और ये जो कहा गया है कि अगर बिहार में एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है तो हम पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर देंगे। अभी हमने इसकी अरे ये कभी नहीं, संवैधानिक वैधता पर वो नहीं किया है जी। एक और बात, 7 तारीख को सुनवाई, तो क्या आपको लग रहा है कि चुनाव आगे बढ़ जाएगा? ये इसकी पूरी पॉसिबिलिटी आपको लग रही है? चुनाव आगे ये नहीं बढ़ाएंगे। ये ओके। प्रतिक्रिया जो हो रही है, इसको ये कभी नहीं कहेंगे कि ये गलत है। ये आज आप हमसे लिख के ले लीजिए। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, जिस दिन से ये बेंच बनी, कि ये जो है आधार को अलाउ करेंगे, इसलिए क्योंकि वो कानून में लिखा हुआ है, और एसआईआर की वैधता को ये मानेंगे कि इनका हक है। और उसमें इन्होंने जितनी भी गड़बड़ी की है, जहां जहां ये कानून का उल्लंघन, आज एक डिमांड थी जो प्रशांत भूषण कहते रह गए, और उसको जो है इन्होंने लिख के नहीं कहा कि उनको कम से कम ये तो कहिए कि जो इलेक्ट्रल लॉ और जो इनके अपने मैनुअल है उसका पालन करें। कौन सी बड़ी बात थी, इतना तो लिख सकते थे। उसमें उन्होंने कहा कि जो ऑब्जेक्शंस हो रहे हैं उनके जो लिखा हुआ है कि डेली बेसिस पर आप लिस्ट है वहां पोस्ट करेंगे, उसको ये पोस्ट नहीं कर रहे थे, तो कहे कि हफ्ते में करेंगे। तो उस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा अरे रे रे, उसमें तो प्राइवेसी गड़बड़ हो जाएगी। अब उनको भी प्राइवेसी के ज्ञान मिश्रा के तरह जो है, सॉरी ज्ञानेश कुमार के तरह उनको भी चिंता होने लगी। तो लोगों ने बताया कि नहीं नहीं, ये इलेक्ट्रल मैनुअल में लिखा हुआ है, ये प्रोसीजर है। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो कोर्ट चुनाव आयोग का चयन करने का केस जो है 6 महीने 7 महीने से नहीं डिसाइड कर पाई, तो क्या उस कोर्ट से हम उम्मीद रखें? एक बहुत फंडामेंटल सी बात है। और उसके कारण चुनाव आयोगों की हिस्ट्री में सबसे गलत आदमी जो है चीफ इलेक्शन कमीशन बना है। उसके एक सीनियर आईएएस ऑफिसर, मेरे जान पहचान के जो है अफजल अमन मुल्ला, जो होम सेक्रेटरी रहे हैं बिहार के, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने यही कहा कि बड़ा बेहुदा किस्म का ये जो है आदमी है, इसको कुछ भी नहीं मालूम है, ये कभी इलेक्शन कंडक्ट ही नहीं कराया है। इस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं और वो कानून के खिलाफ कर रहे हैं। तो कोर्ट से कोई उम्मीद मत रखिए, मैं आपको ये बार बार कह रहा हूं, क्योंकि ये तो कोर्ट जो है, फिर 7 तारीख को क्या होने जा रहा है फिर अरुण जी? और वही जो होता आ रहा है। फाइनल लिस्ट है, 1 तारीख को तो फाइनल लिस्ट आ जाएगी, उस पर तो रोक लगाई नहीं है। और फिर 7 तारीख को आखिर क्या होने जा रहा है? तो 7 तारीख को ये होगा कि जो इलेक्शन, जो इलेक्ट्रल रोल जो भाजपा चाहती है, उसको वो बना के उसको वो डिक्लेयर सार्वजनिक कर देंगे, और उसके अंदर में 4-5% वोट जो है इधर से उधर कर देंगे, बढ़ा के और कटवा के। ये होने वाला है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग जाएगी। आप याद करिए, मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि कुछ नहीं होने वाला। आधार आप देखिए ना, वो अंत में जो चोकर साहब ने, जगदीश चोकर साहब ने जो मैसेज भेजा कि अरे यार, इतने लोग इतनी बार कोर्ट जाके एक इतनी छोटी सी चीज लाने के लिए कि आधार को आप 12th डॉक्यूमेंट में जो है इतना एफर्ट लगा, हम कहाँ जा रहे हैं? इतना समय बर्बाद हो रहा है। ऐसा लगता है कि एक बिहार या इंडिया जो है एक बहुत ही प्रॉस्परस नेशन है, और उनकी जीडीपी उछल रही है, गरीब लोग हैं, लेकिन सब कोई को जो है इसी में फंसाए रखो कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो, आप कमाई नहीं करें, और इसी में जो है किसी तरह से हम चुनाव को मैनिपुलेट करके
जो है आगे बढ़ाएं। आज आप देखिए वो अडानी को 1050 एकड़ जमीन दे दी, ₹6.5 के इसके अंदर में, ₹1 में दे दी। वो सारा धन इकट्ठा कर रहे हैं। इलेक्शन 2 महीने में रुक नहीं सकते थे, बहुत हड़बड़ी आ गई थी कि प्रोजेक्ट जो है वो चला जाएगा। अरे प्रोजेक्ट नहीं, तुम्हारा जेब खर्ची चला जाएगा चुनाव आयोग का। उस आप नहीं जानते हैं कि उसमें कितना बड़ा खेल होता है पावर परचेजर में, जो उन्होंने अभी जो ये किया है, उससे ये पूरा जो है जेडीयू लड़ेगा इलेक्शन। भाजपा को तो मिलता ही रहता है, जेडीयू भी को भी तो पैसा चाहिए, तो अडानी टैक्स दे और वो अडानी टैक्स वो वसूलेगा, तब आपको वो पैसा मिलेगा और फिर हम जो उपभोक्ता है वो जो है सरकार को वो पूरा करेगा, जिससे कि वो अडानी टैक्स वहां पर जो है दिया गया चंदा के रूप में। तो ये जो है हमारी स्थिति बहुत ही खराब है। इकोनॉमिक स्थिति इतनी खराब है कि आप डिंग हाँकते रहिए कि हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन आप दुनिया के 150 के नीचे में गरीब देशों में है, क्योंकि आपकी पर कैपिटा इनकम इतनी बड़ी पॉपुलेशन के कारण बहुत नीची है। सब सहारा कंट्रीज जो हैं उनकी जीडीपी से नीची है। अरे ये शर्म करे उपाध्याय, जब उसकी सरकार आई तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम था सारे नेबरिंग स्टेट से ऊपर था। ये 50 लाख करोड़ का वो जो है कर्जा लेके इन्होंने 2 लाख करोड़ ये जो है चौगुना कर्जा ले लिया 10 साल 12 साल में। और हमारी जीडीपी और बिहार की जीडीपी आज बांग्लादेश के पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश वालों से जो है आप नहीं मानेंगे 50% से भी नीचे है। कौन आवेगा बिहार? अरे आप क्या सोचते हैं अमेरिका से लोग इंडिया आ रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं कि महाराष्ट्र से क्या लोग बिहार आ रहे हैं? माइग्रेशन बराबर उस जगह से होता है लेस फॉर्चुनेट, कम आमदनी वाले जगह से ज्यादा आमदनी वाले जगह में माइग्रेशन होता है। ये तो आपने उल्टी गंगा तो नहीं ना देखी है। तो जैसे एक रिवर बेड का स्लोप है जिससे कि पानी बहता है, वैसे ही माइग्रेशन का स्लोप है, जो कि आपकी पर कैपिटा इनकम आपकी प्रॉस्पेरिटी से डिटरमिन्ड है। तो कहां से बाहर? और एक बात और, ये सब जितने हैं इनको समझना चाहिए। 1 मिनट के लिए मैं मान भी लेता हूं कि 10,000 20,000 जो है माइग्रेंट हैं जिनका कि वोटर में नाम चढ़ गया, तो क्या इसके कारण आप 7 करोड़ का जो वोटर का है वो हक मार लेंगे? क्या परसेंटेज है? कानून में तो जब आता है तो आप कहते हैं कि 100 आदमी जो निर्दोष मतलब कि दोषी हो वो भले बच जाए, लेकिन एक निर्दोष को जो है सजा नहीं होनी चाहिए। ये प्रिंसिपल लगाते हैं, बार बार कहते हैं। ओहो, जब वोटर वाला आया तो ये प्रिंसिपल कहां चला गया? 100 और 1 वाला यहाँ तो उल्टा है। उसके लिए जो है पूरा वो एक भाजपा का भी वो लग गया और एक चुनाव आयोग का जो कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर, वो भी भाजपा का, सरकार भी भाजपा का, और जो जज को भी चुने हैं वो लोग भी भाजपा ही वालों ने चुना है इनको, क्योंकि इनके खिलाफ इतने एलिगेशन थे कि अगर भाजपा वाले चाहते तो इनको नहीं चुनते और इनका रिकमेंडेशन गोगोई को नहीं करना चाहिए था। ये सारे दस्तावेज हैं जो आप जाके कार्यान्वयन की इंटरनेट पर पढ़िए। 30 जनवरी 2019 की है, तब समझ में आएगा कि क्या खेला हो रहा है इस देश में। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और जिस तरह से सीजीआई होने वो जा रहे हैं, बेंच में उन्हें शामिल किया है, तब से ही मैं देख रही हूँ कि जब भी मैं आपसे बात करती हूँ आप इस बात को कहते हैं, और भी लोगों ने इस बात को कहा है। जैसे अगर उमर खालिद और शर्जील इमाम इन सब की याचिकाओं को जब सुना गया सुप्रीम कोर्ट में, तो तब भी ये कहा गया कि दोनों ही जो हैं वो गुजरात से आते हैं। तो अब लोगों के मन में अगर इस तरह का डाउट जो है वो पैदा हो गया है कि बेंच में कौन है, कौन बैठा हुआ है, जजेस कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आते हैं, वो किस तरह का फैसला दे सकते हैं, तो आप सोचिए कि इंसाफ के मायने
कितने कम और छोटे होते चले जा रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि ये लड़ाई जो है वो संविधान और लोकतंत्र को बचाने की है, और कैसे सारी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और एक के बाद एक उसमें जिस तरह से स्तर में कमी आती चली जा रही है, वो भी साफ तौर पर दिखता है कि इंसाफ के लिए आखिरी दरवाजा आप न्यायालय का खटखटाते हैं, अगर वहां से भी आपको ये लगे कि अरे बेंच पर कौन बैठा हुआ है, ओ ये है, तो फिर फैसला ये आएगा। अगर इस तरह से सोचने लगे तो फिर न्याय की उम्मीद जो है, वो जो गरीब इंसान है, कोई भी इंसान, वो एक लोकतंत्र में क्या ही वो करेगा। मैं आपके पास लौट रही हूँ अरुण जी, लेकिन क्या जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? प्लीज प्लीज कहिए। मैं ये कहना चाह रहा था, नहीं मैं ये कहना चाह रहा था कि ये लोगों में धारणा इसलिए हो गई कि जब पीछे आप देखिएगा तो जो आप उम्मीद करते थे कि इस बेंच से ये फैसला मिलेगा और वैसा ही मिलने लगा, जैसे कि बेला त्रिवेदी, जस्टिस बेला त्रिवेदी के केस में कि यहाँ पर हमें बेल नहीं मिलेगी। तो जब ये होने लगा तो लोग जो है अब प्रिडिक्ट करने लगे। देखिए एक बात मैं कहूंगा अभी भी जुडिशरी के बारे में, जहां पर दो प्राइवेट पार्टीज लड़ती हैं जिसमें कि किसी जज का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वहां पर तो वो पूरा न्याय ठीक से होता है। लेकिन जहां सरकार की बात आ जाती है और उसमें एक लंबा स्टेक होता है, वहां पे जो है देखिए खन्ना साहब फर्स्ट डे को इंटरिम ऑर्डर देने को तैयार थे। आप याद करिए वक्फ वाले केस में वो देने को तैयार थे। ओ माय लॉर्ड, नथिंग विल हैपन, प्लीज हियर इट ऑन नेक्स्ट मंडे। तो तुषार मैं उस दिन उनको बचा के उस दिन नहीं देने दिया, फिर उसके बाद और बढ़ा लिया, बढ़ाते बढ़ाते वहां तक ले आया कि जस्टिस खन्ना रिटायरमेंट तक भी इंटरिम ऑर्डर नहीं दिए और उन्होंने कहा कि अगला चीफ जस्टिस के ऊपर छोड़ा। आज भी वो मामला बहुत डिटेल में सुना गया था, अगर चाहते तो फुल्ली डिसाइड कर सकते थे, लेकिन चूंकि इंटरिम ऑर्डर पर डिबेट, और ये बहुत लोग समझते हैं कि जस्टिस गवई एक जो है दलित अम्बेडकराइट जज हैं, इसलिए लोगों को ये उम्मीद थी कि इस तरह का फैसला आएगा, उम्मीद थी, और उस उम्मीद पर जितना मिनिमम, उसमें हमको मैक्सिमम नहीं मिला, जो हमको मिनिमम जो उनकी उम्मीद थी उनसे, वो उन्होंने हमें जो है वो मिनिमम इसके अंदर में जो है उन्होंने दिया, नहीं तो ये और भी कुछ थोड़ा बहुत दे सकते थे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कहना है कि ये धारणा गोगोई और चंद्रचूड़ जैसे अच्छे जज से जो लोग हम लोगों ने उम्मीद की, इंक्लूडिंग जस्टिस केयर, वो लोग अच्छे लोग जब हमारे कसौटी पर नहीं उतरे तो हमें जो है बाद में खाली निराशा ही की तरफ जो है वो देखनी पड़ी। ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं, जो भी महिला कांड के बाद जो है जस्टिस गोगोई का डिटोरिएशन हुआ, उसके पहले वो अच्छे जज थे, उनके उसके पहले के आप जजमेंट्स देखिए तो आप सारे अच्छे आप पाएंगे। खाली एक वो जिस दिन उन्होंने स्ट्राइक की, जब वो 4 लोग बाहर आए, तो उसके 2 दिन पहले जो है इन्होंने रेकमेंड किया था कि जस्टिस सूर्यकांत को, जिसको गोगोई साहब जानते थे, जिन्होंने जो उनके नज़दीकी थे क्योंकि ये वहाँ बीमार थे पंजाब एंड हाई कोर्ट में, तो उन्होंने रेकमेंड किया कि इनको चीफ जस्टिस बना दिया जाए हिमाचल प्रदेश का। उस कॉलेजियम के डिसीजन को जो है जस्टिस दीपक मिश्रा ने उल्टा कर दिया और एक ओपिनियन लेके सरकार को भेजा, जिससे नहीं बन पाए, और कोइंसिडेंस था। और 2 दिन के बाद वो जो है इन लोगों ने ये बात जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो ये सब चीजें अगर आप डॉट को कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आवेगा कि जो निष्पक्ष लोग हैं उनको जो है सुप्रीम कोर्ट से आने में वंचित किया जा रहा है। और जाते एक और बात मैं कहूंगा जो कि अनरिलेटेड है, कि आपने देखा होगा कि हाल में जस्टिस मुरलीधर, जिनको कि वो 4 कॉलेजियम के लोग जिन्होंने उनको प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट नहीं लाए, और वो 4 जो हैं वही जजमेंट में थे, अयोध्या वाले जजमेंट में
उन्होंने खाली एक ही बात पूछी कि भाई किस याचिका में ये लिखा था कि यहाँ मंदिर बनाओ, किसने ये मांग की थी? तो बगैर मांग के तुमने लीगली जो है ये दे दिया। इसका क्या ये चंद्रचूड़ या गोगोई या ये जितने लोग थे उस बेंच पर बैठे, बोबडे साहब, क्या ये लोग आके इसका जवाब दे पाएंगे? हाउ कैन यू ग्रांट अ प्रेयर विच वॉज नॉट इवन प्लीडेड? ऐसा उन्होंने इनको क्या दिखाया कि ये जो है, मैं ये आज भी सोचता हूँ कि बड़ी पोएटिक जस्टिस हुई कि ये जो है कि जस्टिस मुरलीधर ने दिखाया कि भले तुम जो है हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं लाए या तुम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के जज रहे या चीफ जस्टिस रहे, तुम्हारा ये परिचय है और इस परिचय से वो जाने जाएंगे कि दे ग्रांटेड अ प्रेयर विच वाज नॉट आस्क्ड। जी, मैं ज्यादा समय ले लिया। जी जी जी, नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं जो दर्शकों तक पहुंचना, हम सब तक भी पहुंचना बहुत जरूरी है। और आप जैसा एक्सपर्ट ही इसको सामने रख सकता है इतनी बेबाकी से, वरना तो न्याय की उम्मीद लोगों को कितनी कम हो गई न्यायालय से, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर वही सवाल और SIR पर अगर मैं लौटूं, रविंद्र जी, क्या आपको लग रहा है, जिस तरह से अरुण जी भी कह रहे हैं, कि क्या खेल हो चुका है? वो 65 लाख जो मतदाता हैं जिनसे को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि अब उनकी किस्मत का कमोबेश फैसला हो ही चुका है? तो 2-4% इधर या उधर, ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, ये दिखावा ज्यादा है, इसमें प्रैक्टिकलिटी, इसमें हकीकत बहुत कम नजर आती है। आवाज खोले रविंद्र जी की। जी हाँ जी, अभी आ रही है शायद आवाज। देखिए बुशरा जी, जी ये जी बात जी, सही है जो अरुण जी ने भी कही है, जिस बात की तरफ इशारा किया कि मुख्य मुद्दा जो है उस मुद्दे के आसपास आपको लेके आया जाता है, लेकिन उस मुद्दे पर बहस नहीं होती, उस मुद्दे पर फैसला नहीं दिया जाता। अब ये 65 लाख लोगों के इर्द गिर्द हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन असली खेल कहाँ हो रहा है? देखिए, ये तो सब जानते हैं कि भाई कोई 50-60% का तो खेल होना नहीं है, होना तो 4-5% ऊपर नीचे ही है। जो पूरा विवाद हमेशा आज तक जितना भी हुआ है, तो उतने ही 3-4-5%, 7-8-10% के बीच में ही है। तो उस परसेंटेज में अगर 5% घटा दिए, 5-4% जोड़ दिए, तो आपके हाथ से चुनाव निकल गया, चुनाव वहीं पहुंच गया जहां पर इलेक्शन कमीशन की मदद से जहां पहुंचना चाहिए था। उस मसले पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और जनता को भी वही प्रभावित कर रहा है। लेकिन इतना जो ये चर्चा चल रही है, सुप्रीम कोर्ट मामला गया है, ये बात सही है कि एक इशू को अगर आधार कार्ड वाला जो पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि भाई इसको आप हमारा सुझाव है, अब बताइए सुझाव देने की सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट तो आदेश ही दे देना सीधा, लेकिन वो भी इग्नोर किया गया, पहले दिन डिले किया गया, उसके बाद कब 7 सितंबर को जाके उस पर कुछ फैसला हुआ। तो ये सब प्रक्रिया कहीं ना कहीं संदेह तो खड़ा कर रही है कि भाई आखिर इलेक्शन कमीशन की साफ साफ गलतियां, साफ साफ जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट अभी भी सुप्रीम कोर्ट जो है उसको काफी कुछ काम करना अभी उस मामले पर बाकी है। लेकिन फिर भी चलिए, हमारे पास तो उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है कि भाई सुप्रीम कोर्ट अगली जो तारीख आएगी उसमें शायद दूध का दूध पानी का पानी कर दे। और इसी उम्मीद के साथ देखिए, जमहूरियत में कोई भी संस्था कितना भी अच्छा काम करे, कितना भी बुरा काम करे, लेकिन एक चेक एंड बैलेंस की वजह से सब संस्थाएं एक दूसरे को बचाती हैं, एक दूसरे की छवि को बचा के रखती हैं। अब इलेक्शन कमीशन इसी से, सॉरी आपको रोक रही हूँ, लेकिन इससे जुड़ा सवाल ये है कि अगर 1 तारीख को फाइनल लिस्ट आ जाती है, उस पर तो रोक नहीं लगाई गई है, अगर वो फाइनल लिस्ट आ जाती है और अगर ये बात हो जाए कि भाई इसकी वैधता तो है, मतलब SIR कि ठीक है आपने ये शामिल कर दिया, वो ठीक है, तो फिर तो ये होगा कि भाई नई जो लिस्ट आएगी उसी पर चुनाव होगा। जब तक ये चुनाव पुरानी लिस्ट पर नहीं होता है, तो फिर ये सारा का सारा जो ये सुनवाई, ये सब कुछ हो रही है, इसका फिर मतलब क्या है? देखिए, ये पहली बार नहीं है बुशरा जी, इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं, हम लोगों ने देखी हैं कि पूरी प्रक्रिया होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको आखिरी में जाके और असंवैधानिक घोषित किया है। कई मामले ऐसे हुए। अब NJAC का ही मामला आप देखिए, हालांकि वो NJAC का पूरा वो कानून बना, पास हुआ सुप्रीम कोर्ट से लेके, और सुप्रीम कोर्ट में जब वो आया तो उसको चैलेंज किया गया, तो उसको नकार दिया गया। तो ऐसे, क्योंकि कोर्ट की तो एक प्रक्रिया है, उसके बीच में तो इंटरवीन आमतौर पर वो करते नहीं है। कितनी बार ऐसा भी हम लोगों ने देखा है कि एक कानून पास हुआ,
लेकिन वो नोटिफाई होने से पहले या कानून लेके आया गया है, अभी पास नहीं हुआ संसद में, उस वक्त पर जब उसको चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बातें तब भी कही है कि भाई पहले इसको पास तो होने दो, तभी तो हमारे पास आए। हम लोग संसद को इस बात से तो रोक नहीं सकते ना कि आप क्या बहस करो या कि कौन से कानून को आप लोग, उसकी संवैधानिक परिस्थितियों को हम लोग जांच सकते हैं। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो इस प्रक्रिया में अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात से कन्विंस करने में याचिकाकर्ता कामयाब होंगे कि भाई ये पूरी प्रक्रिया गलत दिख रही है, देखो हम लोगों को तो दिख रही है, क्योंकि हम लोग तो उस दिक्कत क्या है ना बुशरा जी, हम लोग तो मोटिव को देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कागजों को देख रहा है। कागजों के हिसाब से, जैसे अरुण जी ने भी कहा कि भाई कागज पर तो अब मजबूत है, कागज जो है, मोटिव तो हम लोग देख रहे हैं ना कि भाई मोटिव तो क्लियर दिख रहा है कि किस तरह से मैनिपुलेट करने की पूरे सिस्टम को कोशिश की जा रही है। लेकिन कागज पर अगर वो चीजें जाहिर कर पाए, अब वो जिंदा लोग खड़े कर दिए योगेंद्र यादव ने, चाय भी पी रहे हैं उनके साथ बाहर बैठ के, तो व्यक्ति तो यही कर सकता है। और क्या सबूत दोगे आप? क्योंकि हम याचिकाकर्ता के पास तो बहुत लिमिटेड स्कोप है कि वो अपनी बातों को कोर्ट में किस तरीके से रखे, क्योंकि ज्यादा डेटा, ज्यादा रिसोर्सेज किसके पास है? इलेक्शन कमीशन के पास ही है। उनके पास जो चीजें हैं उनमें से कितने वो पब्लिक करते हैं, कितनी नहीं करते हैं, इन सब बातों को तो इलेक्शन कमीशन बहुत चतुराई के साथ खेलता ही है। और उसी वजह से वो कोर्ट को भी घुमा घुमा के, जैसे सर ने सही बताया, संजीव खन्ना साहब को जजमेंट तक नहीं देने दिया। इंटरिम ऑर्डर पास करने वाले थे, वो 3 महीने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन के रह गए, लेकिन जज कर ही नहीं पाए, क्योंकि ये तमाम चीजें हम लोग सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं दिख रहा कि तमाम पार्टियां पार्टी हैं, याचिकाकर्ता है, बीजेपी नहीं है, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा। ये एक होता है कि आपको पेपर्स दिए गए, भाई आप इसको ये सब चेक करिए। एक जो आपका एक जज के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, एक आपसे एक इंसाफ की जो उम्मीद की जा रही है उसके तौर पर आपको ये दिख तो रहा है ना कि क्या हो रहा है, कैसे जिंदा मरे हुए लोग जिंदा हैं, उनके साथ चाय पी जा रही है, लोग सड़कों पर हैं, सारी प्रक्रिया कितनी फ्लॉड है, ये तो नजर ही आ रहा है। देखो बुशरा जी, दिख तो ये भी रहा था कि कसाब ने क्या किया है, सबने देखा, लेकिन ट्रायल तो चला है ना पूरा उसका। दिख तो ये भी रहा था कि निर्भया के साथ जो किया है वो लोग कौन है, लेकिन उनका भी तो ट्रायल चला है ना, क्योंकि कानून तो उस हिसाब से चलता है। और अब एक और नई तरह की कहानियां भी देखिए, नई तरह की चीज भी इस देश में होने लगी। जस्टिस वर्मा, उनके खिलाफ तो कोई ट्रायल नहीं चला, उनके तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रोफेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो पुलिस है, उसने तो कोई जांच नहीं करी। कोई उनके जो पैसे मिले कथित तौर पर, उसकी क्या कहते हैं, कौन सी इन्वेस्टिगेशन होती है, वो फॉरेन, वो जो आईबी, जो सर वो, हाँ नहीं, वो जांच जो करते हैं, आईबी नहीं, आईबी नहीं, वो जो, हाँ जो भी जांच करते हैं वो कौन करता है? कोर्ट तो नहीं करता ना वो जांच, पुलिस उसकी है, पुलिस करती है। और वो नहीं हुआ ना सर, वो तमाम चीजें हुई नहीं है, उसके बावजूद भी तो उनके खिलाफ तो मामला चल गया, वो तो हट जाएंगे। अब हट जाएंगे, लेकिन जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला ही नहीं है उसको आप हटाने की तैयारी कर चुके हो, ये भी तो नई कहानी है। इस देश में पहले हुआ कैसा? तो अब नई तरह का इवॉल्व। अच्छा एक बात, फिर सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति के बारे में एक वीडियो जो है वो किस अधिकार से वेबसाइट पे डाल दिया? जब कोर्ट इस बात का अंदाजा क्या लगा सकता है कि वो पैसा उन्हीं का है? एक सर जज साहब के घर में या किसी एक व्यक्ति जो वहां पर रहता है, उसके घर में 15-20 नौकर भी रहते हैं, उस घर में क्या उन्हीं को एक्सेस है? कई सारी बातें हैं बुशरा जी, और यही दिक्कत है कि अलग अलग फॉरेंसिक जांच हुई क्या उसकी, कि वो पैसा था नहीं था, नहीं हुई ना। तो ये तमाम चीजें हैं। अब इस तरह की सब बातें हैं जी, उनमें कुछ भी एक शब्द में या एक सेंटेंस में उन तमाम बातों को हम लोग समाहित कर लें। अब इस तरह की सिस्टम नहीं रह गया है। अलग अलग केस में अलग अलग तरह के फैसले आ रहे हैं। हमारे पास एक ही रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट को भरोसा है। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और जाहिर सी बात है, लास्ट टिप्पणी अरुण जी मैं आपसे ही लेना चाहूंगी कि 1 तारीख को अगर ये लिस्ट आ जाती है तो उसके बाद क्या उम्मीद बचती है फिर? और वो जो लोग जिनका नाम शामिल नहीं किया जाएगा लेकिन उनके पास आधार है, लेकिन उनके पास वो आधार वैलिड है, वो लोग क्या करेंगे? बुशरा जी देखिए, ये तो जजमेंट में भी आएगा या जो भी है
कि जिसके पास आधार है उसका नाम आप इंक्लूड करिए, फाइनल लिस्ट के बाद भी ये ऑर्डर पास होगा, क्योंकि वो एक हक है कानून में जिसको ये डिनाई नहीं कर सकते। होता क्या है कि जस्टिस सूर्यकांत एक जगह बहुत ही अच्छे आदमी या भोले आदमी है, जोश में कुछ बोल जाते हैं। अब जैसे उन्होंने कहा जब इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का पिटीशन हो रहा था कि हाँ अगर 17 तारीख को वो अपॉइंट कर देंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज विल फॉलो। फिर जब जाते हैं तो सोचते हैं यार ये तो बहुत ज़्यादा बोल दिया और ये नहीं हो सकता है, तो फिर वो मजबूर हो जाते हैं। एक बार कह दिया उन्होंने कि आप 15 मृतक लोग को ले आइए जो जिंदा है और मैं SIR कैंसिल कर दूंगा। अब योगेंद्र यादव भोले भाले आदमी हरियाणा के, वो 15 ले आए, 13 कोर्ट के बाहर थे, 2 कोर्ट के अंदर थे, लेकिन इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे कह सके कि माय लॉर्ड आपने पिछली बार कहा था कि 15 मृतक लोग को ले आओ जो कि जिंदा है तो मैं SIR कैंसिल कर दूंगा, देखिए मैं ले आया। बाहर में भले जो बोले। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वो करना चाहते हैं या जो उनके कथनी में और करनी में बहुत अंतर है, और ये लोग देख रहे हैं, और उसके कारण जो है एक उनकी गरिमा भी गिर रही है, क्योंकि उनको वो बात नहीं कहनी चाहिए जो वो नहीं कर पाते हैं, है उससे बढ़िया। तो इसलिए ये पता नहीं चलेगा कि ये वाली जो लिस्ट है SIR वाली, इसमें ज्यादा घपला है या वो पुरानी लिस्ट जो जनवरी की है 25 की उसमें ज्यादा घपला है। चुनाव तो दोनों में से एक लिस्ट होगा, तो अभी तो कंपटीशन होगा कि किसमें ज्यादा घपला है, और फिर आप कैसे प्रूव करोगे कि उसमें घपला ज्यादा है कि इसमें ज्यादा घपला है। ये तो SIR लाया ही इसलिए गया ना कि उस घपले को कवर करें, उस घपले को, और मान भी रहे हैं कि SIR का यही है। तो उस घपले में अब ये हम जो है घपले का कंपटीशन किए हुए हैं कि जो है वहां भी गोलमाल था, ये भी गोलमाल था, और फिर अंत में जो है सभी गोलमाल है। तो चलिए, हम गोलमाल वाले देश हैं, सब गोलमाल है, चलेगा। ऑन दैट हैप्पी नोट एंड आयरनिक नोट। जी बिल्कुल, सब गोलमाल है और सब घालमेल है, ये सब तो बिल्कुल दिख ही रहा है, और हर तरीके से ये दिख रहा है, और क्या कुछ चल रहा है वो भी दिख रहा है। माँ के नाम पर, उनके नाम पर पेड़ लगवाए जा रहे हैं और वहां कैसे लाखों पेड़ कटवाए जा रहे हैं वो भी देखा जा रहा है। वो एक पेड़ को पानी ऐसे दिया जाता है जैसे कितना बड़ा एहसान किया जा रहा है, और फिर उसके बाद वही सरकार जो है वो लाखों पेड़ जो है वो कटवा रही है, तो ये भी सबको दिख रहा है। तो ये जो दोगला चरित्र है इस सरकार का, जो उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, वो लोगों के सामने अब तकरीबन खुलकर सामने आ गया है। इसमें अब कोई लाग लपेट, कोई पर्देदारी रह नहीं गई है। ये बेईमानी का जो खेल है वो भी लोगों को पता चल गया है। अब बस इंतजार ये है कि लोग कितना और अवेयर होकर अपने हक के लिए लड़ते हैं, ये बस अब रह गया है। शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को कैसे उठाते हैं, ये देखना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, अरुण जी आपका भी, रविंद्र जी आपका भी। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।